नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी के स्नातक स्तर के सेकंड टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वित्तीय विश्लेषण की तकनीकें, टूल्स फॉर फाइनेंसिंग स्टेटमेंट एनालिसिस सेकंड टॉपिक को देखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि फाइनेंसिंग यानी कि जो वित्तीय विश्लेषण है वो आखिर उसके जो साधन हैं, टूल्स हैं, यंत्र हैं, आखिर होते क्या हैं। जिन साधनों की मदद से या जिन मेथड की मदद से हम जो वित्तीय विश्लेषण करते हैं, जिन विश्लेषण करते हैं उन्हें टूल्स, साधन या वित्तीय विवरण के साधन कहते हैं। इन्हें टेक्निक्स भी कहते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्ट यही होता है कि जो विश्लेषण किया जा रहा है, फाइनेंसिंग विश्लेषण किया जा रहा है यानी कि वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जा रहा है, उनको इस तरीके से प्रस्तुत करना, आंकड़ों को इतने सरल तरीके से प्रस्तुत करना ताकि उन्हें समझने और प्रस्तुत किए जाने में कोई दिक्कत ना हो। आसानी से आम जो लोग हैं, जो थोड़े से जानकार हैं फाइनेंसिंग के, उनको आसानी से समझ में आ जाए कि आखिर इनका जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा हो जाए। ठीक है, आखिर जो वित्तीय विवरण है उनका एनालिसिस इस प्रकार से किया जाए ताकि स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए कि वित्तीय विवरण क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार से हमें क्या समझाना चाहते हैं। यानी कि कंपनी की ग्रोथ, कंपनी की स्थिति और कंपनी की लाभदायकता यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी, ये पता हमें आसानी से हो जाए। इसलिए वित्तीय विवरणों के जो यंत्र हैं आज हम देखने वाले हैं, वित्तीय विश्लेषण के साधन या यंत्र, टूल्स और टेक्निक्स और मेथड ऑफ फाइनेंसिंग एनालिसिस। तो जो आपके सामने दे रखे हैं ये 7 पॉइंट, यही इस टॉपिक का मेन क्वेश्चन है और यही ऐसे मेन क्वेश्चन यहाँ से बनेगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इनके बारे में, आखिर ये सब क्या है। तो सबसे पहले वित्तीय विश्लेषणों के विभिन्न उपकरण एवं साधन निम्नलिखित हैं। वित्तीय विश्लेषण के यंत्र एवं साधन, सबसे पहले तुलना यानी कि कॉम्पैरेटिव स्टेटमेंट। इसके द्वारा हम क्या करेंगे, जो फाइनेंसिंग स्टेटमेंट होते हैं उनका कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे साल के अकॉर्डिंग, यानी कि जो 2024 में 2023 में कितना गैप हुआ है, इनके आधार पर हम उनका एनालिसिस करेंगे। उनमें तुलना करके हम देखेंगे कि जो फ्यूचर में हम जो बिजनेस करने जा रहे हैं उसमें ग्रोथ हुई है या फिर लॉस हुआ है, इस बात का हमें यहाँ से पता चल जाएगा। आखिर संपत्तियाँ और जो दायित्व थे यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ थे उसमें क्या चेंजेस आए हैं, किस प्रकार से क्या चेंज आया है, तुलनात्मक अध्ययन करके हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं। सेकंड है सामान्य आकार के यानी कि कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट यानी कि कॉमन हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि ऐसे एक तरफ एसेट्स एक तरफ लायबिलिटीज़ होती है, तो उसके कंपैरिजन के तुलना में हम यहाँ पर कॉमन देखेंगे कि आखिर क्या है। थर्ड है अनुपात विश्लेषण यानी कि रेशो एनालिसिस। यहाँ पर टॉपिक है पूरा का पूरा कि रेशो एनालिसिस करके हम उसकी करंट एसेट्स, करंट रेशो, करंट लायबिलिटीज़ यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी, इक्विटी डेब्ट रेशो, इस प्रकार से बहुत सारे रेशो की कैलकुलेशन करके ये हमें पता करता है कि आखिर जो करंट वर्तमान में यानी कि करंट में हमें बिजनेस में जो हमारे पास जो मौजूद हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी हैं या फिर हमें नुकसानदायक हैं या फिर हमारे करंट एसेट्स, करंट रेशो क्या हैं, ये हमें यहाँ पर देखने वाले हैं। यानी कि बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारे रेशो के बारे में हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के माध्यम से। तो ये हम अभी तो इस टॉपिक में केवल इसके बारे में बेसिक जानकारी देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी विश्लेषणों, इन सभी अनुपातों के बारे में बात करेंगे। फोर्थ है रोकड़ प्रवाह विवरण यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि जो इनफ्लो हैं और आउटफ्लो हैं, यानी कि केस का इनफ्लो और केस का आउटफ्लो यहाँ पर चेक किया जाएगा कि आखिर कितना पैसा हमारे कंपनी में या अपने फर्म में आया हुआ है या कितना पैसा बाहर गया है, यानी कि केस का इनफ्लो या केस का आउटफ्लो यहाँ पर चेक किया जाता है इसके माध्यम से। फोर्थ है फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसमें फंड के बारे में देखा जाता है कि आखिर कोष हमारे पास कितना है,
प्रवृत्ति यानी कि ट्रेंडिंग एनालिसिस किया जाएगा। और 7 किया जाएगा सम विच्छेद विश्लेषण यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट, हमारी ब्रेक इवन पॉइंट निकाला जाएगा, आखिर किस लेवल तक हमें कितनी सेल करनी है ताकि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हमें अधिक प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। और सेल के बारे में हमें यहाँ पर हमारे इस सम विच्छेद बिंदु यानी कि विश्लेषण ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में हमें यहाँ पर पता लग जाता है। तो आखिर हम इन सभी पॉइंटों को देखने वाले हैं। सबसे पहले हमने लिया है स्पष्ट तुलनात्मक विवरण यानी कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम देखेंगे कि आखिर कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम देखने वाले हैं, देखिए, जब 2 या 2 से अधिक अवधियों की वित्तीय विवरणों की मदों को एक साथ साथ इस प्रकार से दिखाए जाएं कि उनकी तुलना निष्कर्ष निकाला जा सके, ऐसे विवरणों को तुलनात्मक वित्तीय विवरण कहा जाता है। मतलब 2 या 2 से अधिक अवधियां, 2 या 2 से अधिक पीरियड के लिए हमें बैलेंस शीट यानी कि जैसे कि मैंने बताया पिछले में भी कि 2022 या 2023 का तुलना करना है, 2022, 23, 24 की तुलना करनी है, तो सभी के विवरणों को एक साथ लिखकर उनमें कंपैरिजन किया जाएगा, तुलना की जाएगी, ताकि हमें स्पष्ट रूप से पता लग जाए कि आखिर चेंजेज कितना हुआ है, कितना चेंजेस होना है। ठीक है, भविष्य में इसके अनुमान भी लगा सकते हैं कि भविष्य में कितना अनुमानित हो सकता है। ऐसे विवरणों को 2 अवधियों में आए गए परिवर्तनों को दर्शाता है। इन परिवर्तनों को निरपेक्ष राशि यानी कि एब्सोल्यूट अमाउंट, असल राशि या प्रतिशत के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। परिवर्तन धनात्मक पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसी या निरपेक्ष राशि में परिवर्तन के आधार पर संस्था की प्रगति अवनति की जानकारी हमें मिलती है। तुलनात्मक विवरण विश्लेषण को क्षैतिज विश्लेषण या ओरिजेंटल एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि ओरिजेंटल एनालिसिस यानी कि एक साथ सबको दिखाया जाता है, ओरिजेंटल रूप में प्रस्तुत किया जाता है, खड़ा सभी के यानी कि सीधा रूप में, जैसे हमें ये एसेट्स दिखा दी, ये एक 2022 का दिखा दिया, ये 2023 का दिखा दिया, ये 2024 का दिखा दिया, और परसेंटेज के रूप में हम उसको शो कर देते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि कहाँ पर कितने निरपेक्ष राशि यानी कि असल राशि यानी कि प्रतिशत के रूप में हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि पॉजिटिव हमारे जो आंकड़े हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। यानी कि तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है 2 या 2 से अधिक वर्षों की फाइनेंसिंग विश्लेषणों के माध्यम से, यानी कि फाइनेंसिंग मदों के माध्यम से, वित्तीय विवरणों के माध्यम से हमें तुलना करने में आसानी होती है। और ये हमारी जो वर्तमान स्थिति की उन्नति और अवनति को भी प्रदर्शित करती हैं कि आखिर हमने पिछले साल की अपेक्षा इस साल कितना ग्रोथ किया है या कितना लॉस में हुआ है। ये हमें इस बात की जानकारी भी प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान करता है। अब सेकंड बात करें, सेकंड है यहाँ पर सामान्य आकार या समान आकार के विवरण यानी कि कॉमन साइज स्टेटमेंट। समान आकार के सामान्य के वित्तीय विवरणों के बारे में हम देखने वाले हैं। तो वित्तीय विवरणों में विभिन्न मदों में उससे संबंधित कुल राशि का प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है, यानी कि कुल अमाउंट रहती है, यानी कि टोटल अमाउंट की अपेक्षा, यानी कि कुल राशि जो है उसकी अपेक्षा जो है, जैसे कि एसेट्स देख ले जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लायबिलिटीज हो सकती हैं, डेटर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उसका परसेंटेज देखा जाता है कि कुल में से कितना परसेंटेज चेंजेज हुआ है। ठीक है, तो वित्तीय विवरणों के विभिन्न मदों से उससे संबंधित कुल राशि का प्रतिशत के रूप में दिखाकर तुलना करने के समान आधार प्रदान किया जाता है। आय विवरणों की बिक्री राशि के आधार पर माना जाता है कि बाकी विभिन्न मदों की बिक्री प्रतिशत के रूप में परिवर्तन करके दिखाया जाता है। इसी प्रकार सामान्य आधार स्थिति विवरण में कुल संपत्ति कुल दायित्व के आधार माना जाता है। इसी प्रकार हम विश्लेषण का वर्टिकल एनालिसिस कहा जाता है। तो इस कॉमन साइज एनालिसिस को वर्टिकल एनालिसिस भी कहा जाता है, और जो कॉमन साइज एनालिसिस है उसको वर्टिकल एनालिसिस कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब, जैसे हमने करंट जो भी एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स हैं, और टोटल एसेट्स नीचे लिख दिया जाता है टोटल एसेट्स। अब जो सी करंट एसेट्स हैं, डेटर्स हैं,
ठीक है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, उनका यहाँ पर प्रतिशत के रूप में उनको यहाँ पर शो किया जाता है ताकि पता लग जाए कि आखिर कितना चेंजेस हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सा एनालिसिस है? ये है वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है, और कॉम्परेटिव एनालिसिस कौन सा होता है? ओरिजेंटल एनालिसिस। तो ये बात भी हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब देखते हैं अनुपात विश्लेषण रेशो, यानी कि वित्तीय विवरणों को अनुपात की सहायता से विश्लेषण करना अनुपात विश्लेषण कहलाता है। यह एक फर्म की स्थिति, विवरण, लाभ, हानि, विभिन्न मदों के बीच में संबंध की व्याख्या करता है। संक्षिप्त में कहें तो हम अनुपात विश्लेषण को वित्तीय विवरणों की मदों के बीच में संबंध की गणना प्रस्तुत करने के लिए परिभाषित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे एनालिसिस होते हैं, बहुत सारे यहाँ पर रेशो निकाले जाते हैं जो कि हम अगले चैप्टर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर रोकड़ प्रवाह यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि फोर्थ पॉइंट हमारे पास में कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट रोकड़ प्रवाह विवरण कंपनी की एक अवधि में विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा रोकड़ का इनफ्लो तथा रोकड़ का आउटफ्लो दर्शाता है। रोकड़ के अंतर्वाह या बहिर्वाह के अंतर को शुद्ध रोकड़ प्रवाह कहा जाता है। यह दोनों चिट्ठों की स्थितियों के बीच में व्यवसाय के रोकड़ स्थिति में होने वाले परिवर्तनों के कारण सूचना प्रदान करता है और रोकड़ प्रवाह विवरण में क्रियाकलापों के आधार पर तैयार किया जाता है। ये 3 क्रियाकलाप इसमें होते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती हैं। ऑपरेटिंग जो भी एक्सपेंसेज होते हैं, ऑपरेटिंग जो खर्चे होते हैं वो आते हैं, नॉन कैश आइटम को यहाँ पर वापस ऐड कर दिया जाता है। इन्वेस्टिंग में जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो आता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में यहाँ पर शेयर्स, डिवेंचर या जो उनका आउटफ्लो इनफ्लो हुआ है, शेयर्स, डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर जो भी इनफ्लो आउटफ्लो देता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है। ये भी हम नेक्स्ट टॉपिक में पूरा एनालिसिस देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, अगला है कोष प्रवाह विवरण यानी कि फंड फ्लो स्टेटमेंट। कोष प्रवाह विवरण वित्तीय विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह विवरण कार्यशील पूंजी में होने वाले परिवर्तनों और वित्तीय स्थिति के प्रभावों की व्याख्या करता है। ये दर्शाता है कि किन साधन से नए वित्त प्राप्त हुए हैं और इनका उद्देश्य के लिए, किस उद्देश्य के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये दिखाया जाता है, ठीक है, कि कोष में कितना चेंजेस हुआ है, वर्किंग कैपिटल में कितना परिवर्तन हुआ है, उसकी व्याख्या यहाँ पर कोष फ्लो स्टेटमेंट कर देता है। ठीक है, अगला है 6 प्रवृत्ति विश्लेषण यानी कि ट्रेंडिंग एनालिसिस। तुलनात्मक विवरण और समरूप विश्लेषण में किसी संस्था के 2 वर्षों की संरचना, संचालन क्षमता और वित्तीय स्थिति के संदर्भ में महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जाते हैं, परंतु ऐसे विश्लेषण से संस्था की प्रगति या अवनति के स्थान का पता नहीं लगाया चलता है। और विभिन्न मदों को रुझान को समझने के लिए ट्रेंडिंग विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी कि रुझान जो भी प्रवृत्ति होती हैं उनके लिए वित्तीय प्रवृत्ति यानी कि प्रवृत्ति विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। एक निश्चित तिथि या अध्ययन की प्रारंभिक अवधि की तुलना क्रमित वर्षों के वित्तीय विवरणों की मदों में परिवर्तनों के रुझान के आधार पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का अध्ययन की विधि प्रवृत्ति विश्लेषण विधि कहलाती हैं। 7th और लास्ट है सम विषेद विश्लेषण यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट। सम विषेद विश्लेषण लागत, विक्रय की मात्रा, लाभ के मध्य परस्पर संबंधों को प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ये मेन बात है कि ये यानी कि कॉस्ट और उसकी विक्री की मात्रा और लाभ, इन तीनों के मध्य जो संबंध हैं उनका प्रस्तुतिकरण ये करता है। ये प्रभावशाली एवं कुशल वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली है। यह प्रबंधकों को ठोस एवं विस्तार की जानकारी प्रदान करता है। सम विषेद विश्लेषण मात्रा के संदर्भ में कोस्ट, आगम, रेवेन्यू के बीच में संबंध स्थापित करता है। यह बिक्री के उस स्तर को व्यक्त करता है जहां लागत और आगम में संतुलन होते हैं। संतुलन बिंदु को सामान्य ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, और ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि सम विषेद बिंदु बिक्री का वह बिंदु होता है जहां पर आगम और लागत बिल्कुल बराबर होती है नहीं, यानी कि कॉस्ट प्राइस और रेवेन्यू प्राइस दोनों बराबर होती हैं। उस बिंदु को
ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, और वहाँ पर न तो लाभ की स्थिति होती है और ना ही हानि की स्थिति होती है, यानी कि कॉस्ट प्राइस और रेवेन्यू प्राइस यानी कि सेल प्राइस इक्वल होती हैं। वहाँ पर ना तो लाभ की स्थिति होती है और ना ही हानि की स्थिति होती है। तो दोस्तों आज हमने इन साधनों को देखा है कि फाइनेंसिंग स्टेटमेंट के एनालिसिस में इन साधनों का प्रयोग किया जाता है, इन टूल्स का प्रयोग किया जाता है। इन टूल्स के बारे में देखा और आगे इनको अलग अलग टॉपिक के माध्यम से हम समझने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।